अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा है, वीडियोस देखी हैं और सब्सक्राइब भी किया है और लाइक भी किया है। और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने सिर्फ देखा है। तो इंशाल्लाह अब अगली बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है, मुख्तलिफ है, लेकिन अच्छी है। क्या है ना, कभी कभी हम जो इंसान जो होते हैं वो हमारी आँखों पे कुछ पर्दे पड़े होते हैं, बल्कि यहाँ पर तो कानों पर उसके पर्दा पड़ा हुआ था। और जब कान के पर्दे हट गए तो सारे ही पर्दे हट गए और सब कुछ उसको साफ साफ सुनाई देने लगा। और जो सुनाई देने लगा उससे वो बहुत ज़्यादा ही गमगीन हो गया। उसने सोचा कि मेरी जो समात नहीं थी वही ज़्यादा ठीक थी। तो सुनने से महरूम एक ऐसे इंसान की कहानी जो बहुत हिस्सास था। तो हम शुरू करते हैं कहानी। वो अप्रैल की एक नीम गर्म शाम थी। असलम अभी अभी काम से वापस आया था और आते ही बिस्तर पर लेट गया। उसे बुखार महसूस हो रहा था। कुछ देर लेटकर करवटें बदलने के बाद उसने टीवी ऑन करना चाहा। उसकी जवां साल बीवी शाहीन घर के छोटे से किचन में आटा गूंद रही थी। शाहीन ज़रा रिमोट तो देना, उसने बीवी को आवाज़ दी। बीवी ने किचन के दरवाजे से सर निकाला। उसके हाथ आटे में लुथड़े हुए थे। उसने बिस्तर के तकिए की तरफ इशारा किया, मतलब यही था कि रिमोट तकिए के नीचे है। असलम ने टीवी ऑन किया। कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। हमेशा की तरह वो दिल महसूस कर रह गया। इसकी स्क्रीन पर उभरने वाले मुक़द्दस अल्फाज तो वो देख सकता था, मगर तिलावत की दिल नशीन आवाज़ सुन नहीं सकता था। उसकी मजबूरी भी अजीब थी। वो बोल सकता था लेकिन सुन नहीं सकता था। वो महज जब 12 साल का था जब उसके कानों में इन्फेक्शन हुआ और उस वक्त बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे इलाज आजमाए गए। उसके गरीब वालिदैन ने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपने बड़े बच्चे की सेहतयाबी के लिए पूरी कोशिश की, मगर हुआ वही जो अल्लाह को मंजूर था। इन्फेक्शन के नतीजे में साल 1.5 साल के अंदर इसकी क़ुव्वत समात, मतलब सुनने की ताकत, बिल्कुल ख़त्म हो गई। असलम कुरान पाक के अल्फाज को अपनी पुरनम आँखों से चूम रहा था जब इसका छोटा भाई नन्हा अंदर दाखिल हुआ और झट से बैठकर उसकी टांगें दबाने लगा। असलम ने उससे पूछा कि क्या उसने स्कूल का काम कर लिया। नन्हे ने फ़ौरन हाथ के इशारे से उसे हाँ में जवाब दिया। असलम ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर प्यार किया। उसी दौरान उसका दूसरा भाई तौकीर कमरे में दाखिल हुआ। सलाम करके वो बड़े भाई असलम के पास बेड पर ही बैठ गया। उसने असलम को इशारों के ज़रिए बताया कि उसे कॉलेज की किताबें ख़रीदने के लिए 5,000 की ज़रूरत है और पीर तक हर सूरत उसके पास किताब होनी चाहिए, वरना टीचर उसे क्लास में बैठने नहीं देंगी। बीच में 2-3 दिन थे, जुमेरात और जुम्मा। असलम सोच में पड़ गया। इसका इरादा था कि वो कल काम से छुट्टी कर ले ताकि तबीयत कुछ बहाल हो जाए। उसके अलावा एक और काम भी था। कुछ दिनों से उसका एक 1500 वाला प्राइस बाउंड कहीं गुम हो गया था जो मिल रहा नहीं था। वो फुर्सत से उसे ढूंढना चाह रहा था। ये 1500 वाले कुल 5 बॉन्ड थे जिनमें से एक नहीं मिल रहा था, पर अब वो सोच रहा था कि तौकीर की किताबों का खर्चा पूरा करने के लिए अगले दिन वो काम पर जाएगा और उसका जाना ज़रूरी है। इसके लिए वो अभी यही सोच रहा था जब उसकी बीवी शाहीन हाथ में खाने की बड़ी सी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो सारी बात समझ चुकी थी। उसने असलम को खाना खाने के लिए कहा और तौकीर से गुस्से में कहने लगी। असलम सब कुछ समझ सकता था वो क्या कह रही है। उसने उसे डांटा था कि भाई की तबीयत का कुछ ख्याल करो, तुमने आते ही तकाज़े शुरू कर दिए। असलम ने एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी मुखलिस बीवी पर डाली और उसे समझाया कि वो अब ठीक है और कल काम पर जाएगा और उसके लिए कल काम पर जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मकान का किराया भी सर पर खड़ा है। नन्हा और तौकीर असलम के छोटे भाई थे और वही उसकी तमाम उम्मीदों और तमन्नाओं के मरकज़ भी थे। असलम की शादी को 8 साल गुजर चुके थे और औलाद की नेमत से वो अब तक महरूम था। ताहम नन्हे और तौकीर के लिए वो अपने दिल में औलाद की सी मोहब्बत महसूस करता था। इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक बाप की तरह फ़िक्रमंद और कोशा रहता था।
नन्ना स्कूल में पढ़ता था, जबकि तौकीर को उसने हाल ही में कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। पेशे के एतबार से असलम मामार था। उसकी ड्यूटी बिलाशुबा सख्त और पुरमुशक्क़त थी। कभी कभार उसे ऐसा लगता कि इस काम में उसकी हड्डियां जवाब दे रही हैं, मगर फिर वो अपने भाइयों की मोहब्बत और उनके मुस्तकबिल की तमन्ना दिल में जोश मारती और वो हर दुख को बालाए ताक रख कर सुबह से शाम तक यूं ही अपनी जान घोलता रहता। असलम और शाहीन के लिए औलाद की कमी का एहसास उनकी बाहमी मोहब्बत और तवज्जो से दब जाता था। इन 8 सालों के अंदर वो एक दूसरे को ऐसे जानने लगे थे जैसे हमेशा से ही एक दूसरे के साथ हों। उसकी कुव्वत समाअत नहीं थी, मगर कुव्वत मुशाहिदा इतनी ही तेज़ हो चुकी थी। वो अपनी नज़रों की महवर अपनी महबूब बीवी के हर अंदाज, हर रक़्स से वाकिफ़ था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी परेशानी, खामोशी के पीछे दबी हुई बातों को वो हैरत अंगेज़ तौर पर जानने लगा था। अब भी कुछ दिनों से उसे शाहीन कुछ मुतफक्किर और उलझी सी नज़र आ रही थी। इसका इरादा था कि तबीयत संभले तो वो उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाएगा। अगले दिन वो काम पर गया तो पेशे नज़र काम उसकी तबीयत के बरक्स खासा पुरखतर और मेहनत तलब था। असलम ने वो काम कल पर टालने की कोशिश की, लेकिन मालिक के मकान इसरार कर रहा था कि ये काम आज ही हो जाना चाहिए। असलम को घर की बालाई मंजिल के एक बैरूनी शेड पर खड़े होकर छत की बैरूनी दीवार पर प्लास्टर करना था। उसने अपने एक साथी की मदद से काम का आगाज़ किया, मगर अभी वो आधी दीवार भी न कर पाया था कि एक हल्के से चक्कर ने उसके मजबूती से जमे हुए पांव लड़खड़ा दिए। असलम तकरीबन 12 फीट की बुलंदी से ईंटों और सीमेंट के बोरियों के ऊपर गिरकर बेहोश हो गया। घर के मालिक और मज़दूर इकट्ठे हो गए, पानी के छींटे मारे गए, उसे झिंझोड़ा गया तो नकाहत से उसने आंखें खोली। ये सब क्या था? तेज़ घंटी जैसी आवाज़ उसके दिमाग में घुस रही थी। उसने आंखें दोबारा से बंद की और कानों पर हाथ रख लिए। इस दौरान उसे पानी भी पिलाया गया। उसके साथियों ने सहारा देकर सोफ़े पर बिठाया। कोई उसके कंधे दबा रहा था, कोई उसके पाँव पर मसाज कर रहा था, मगर असलम इस वक्त जो महसूस कर रहा था वो सब बहुत अजीब था। उसे लग रहा था कि उसका जहन सो रहा है और वो बेतहाशा शोर, आवाज़ें, कुछ जाने पहचाने अल्फाज उसके कानों के रास्ते दिमाग से टकराकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितनी ही देर इसी कैफियत में रहा। फिर मालिक के मकान ने ऊंची आवाज़ में मज़दूरों से कुछ कहा और असलम के कंधे पर हाथ रखकर उसे घर चले जाने का इशारा किया। असलम गैराज में पड़े एक खस्ता हाल सोफ़े से उठा। उसकी कमर और बाएं बाजू में शदीद दर्द था, लेकिन जो कुछ वो महसूस कर रहा था उसने जैसे उसके हर दर्द और हर फिक्र का एहसास धुंधला दिया था। असलम उसके घर से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नज़दीकी पार्क में आकर बैठ गया। उसने सीमेंट की बेंच पर टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर ली। चिड़िया चहचहा रही थी। कुछ फासले पर गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। सामने झूलों वाली जगह पर 2 बच्चे झूले के लिए लड़ रहे थे। उसने झट से आंखें खोल दी। सांसों का ज़ेरो बम हैरत व बेयकीनी और खुशी की मिली जुली कैफियत की अक्कासी कर रहा था। कपकपाते हाथों से उसने अपनी कमीज़ की जेब से अपने घर की चाबियां निकाली और उसे अपने हाथ में उछालने लगा। हाँ, वो सुन रहा था और हर आवाज़ सुन रहा था, नज़दीक की, दूर की हर आवाज़। उसकी डबडबाई हुई आंखें आसमान की तरफ उठी। हैरत और खुशी और तशक्कुर के आंसू उसके गालों पर बहकर उसकी उलझी हुई दाढ़ी में जज्ब हो गए। उसके सियाही माइल खुश्क होठों पर अब तशक्कुर की मुस्कान थी। असलम वहाँ से उठा और साफ़े से पसीना पोंछता हुआ एक दबी दबी मुस्कुराहट लिए घर की जानिब चल पड़ा। घर के दरवाजे पर ही उसे नन्हा खड़ा दिखाई दिया। वो घर के पास अमरूद के दरख्त से अमरूद तोड़ने के लिए काटी बना रहा था। उसने मोहब्बत भरी निगाह अपने छोटे भाई पर डाली और कमर की चोट के बावजूद बेताबी से आगे बढ़ा और उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। वो जानता था कि उसे देखते ही नन्हा चाहत भरे पुरजोश अंदाज में अंदर शाहीन को इसके आने की इत्तला देगा। शाहीन, जिसकी खनकती हुई आवाज़ की शीरीनी का तस्वुर अभी से उसके कानों में रस घोलने लगा था। तौकीर भाई, बहरा भैया आ गया है।
सिगरेट बुझा दे जल्दी से। एक गैर तहजीब याफ्ता उजट सी आवाज़ बुलंद हुई थी। ये नन्हा ही था। एक ज़ोरदार झटका था जिसने बेचारे असलम को सर तपा हिला कर रख दिया था। वो कभी बेयकीनी से नन्हे के चेहरे की तरफ देखता, जो अब इस्तकबालिया अंदाज में मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था, और कभी अपनी समाअत पर शक करने लगता। फिर बड़े बोझल कदमों से वो घर में दाखिल हुआ। असलम के एक बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जिसे उसने दूसरे बाजू से थाम रखा था। शाहीन ने उसे देखा तो जल्दी से आगे बढ़ी। उसने परेशान होते हुए इशारों की मदद से असलम से पूछा, ये सब कैसे हुआ? असलम ने हादसे के बारे में उसे मुख्तसर बता दिया। शाहीन ने फिर दुख भरे अंदाज में इशारों की मदद से असलम से शिकवा किया कि उसने कितना मना किया था कि आज काम पर न जाए, पर उसने बात नहीं मानी। शाहीन की आंखों में आंसुओं की हल्की सी नमी भी थी। असलम शाहीन पर वो हैरत अंगेज़ इंकिशाफ करना चाहता था जिसे बताने के लिए वो बेचैन था, मगर कुछ सोचकर वो खामोश रहा। उसने शाहीन से पानी मांगा तो वो तेज़ी से मुड़ी और फिर कुछ साफ अल्फाज तीर की तरह उसके सीने पर लगे। ढीठ इंसान, ज़िद्दी कहीं का, बात नहीं मानेगा, फिर नुकसान करके मेरे सर पर ही आकर बैठेगा, वो बड़बड़ाती हुई गई थी। ये दूसरा झटका था। वो औरत जिसके अंदाज और तासुरात से फर्माबरदारी, इज़्ज़त झलकती थी, उसकी असल ज़ुबान ये थी। उसने गहरी सांस भरी, अपने नीम गंजे सर पर हाथ फेरा और कुर्सी से टेक लगा ली। सब कुछ कितना मुख्तलिफ और तकलीफ़ दे था। वो अभी यही सोच रहा था कि उसे ऊपर वाली मंजिल से कमरे में खटपट का एहसास हुआ। इतनी देर में शाहीन उसके लिए पानी लेकर आई और इसरार करने लगी कि वह अंदर कमरे में जाकर लेट जाए और आराम करे। असलम बेड पर टांगे पसारे चित लेट गया। रास्ते में उसने पेन किलर खा ली थी, इसका असर अभी बरकरार था। छत पर लगे पुराने पंखे से टिक टिक की आवाज़, गली में खेलते बच्चों का शोर, अमरूद के दरख्त पर चहचहाती चिड़िया, वो सब कुछ सुन रहा था। पर इसके अलावा भी उसने कुछ सुना था जिसने इसे बेहद हैरत आमेज़ तकलीफ़ दी थी, और इसे इतनी बड़ी खबर फ़िलहाल अपने सीने में दबाए रखने पर मजबूर किया था। उसके सीने में एक हलचल थी। अचानक ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के पास शाहीन की आवाज़ उभरी, तौकीर, तेरा भाई आज जल्दी आ गया है। ये शुगल मेला ख़त्म कर और दोस्तों को लेकर चलता बन, वरना दुर्गत बन जाएगी तेरी आज। असलम को एकदम से करंट लगा। वो समझ रहा था कि तौकीर कॉलेज गया हुआ है, मगर वो तो घर में ही दोस्तों के साथ महफिल जमाए बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने के साथ तौकीर की भी आवाज़ आई, भैया आज कैसे जल्दी आ गया? उसकी आवाज़ बड़ी खुरदुरी सी थी और लहजे में लफंगापन था। अंदर लेटा हुआ है, गिरकर आया है काम से, टुंडा होकर बैठा हुआ है। चलो तो फिर पैसे भी नहीं लेकर आया होगा, तौकीर की आवाज़ आई। लहजे में मायूसी और झुंझलाहट थी। जवाब में शाहीन की आवाज़ उभरी, बड़ी अय्याशी कर ली है तूने पढ़ाई के नाम पर, बड़े पैसे बटोर लिए हैं, अब बस कर। इस अकल के मारे को कह दे कि तेरा पढ़ने का इरादा नहीं है, वरना वो सारा पैसा तुझ पर ही लगाता रहेगा। ओहो, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है मेरी अय्याशी का, और जो तुझे सैर सपाटे अय्याशी कराता फिरता है वो तो सिर्फ तेरे ही लिए है, और उसका पैसा भी। हम तो बस गले में पढ़ा ढोल हैं उसके लिए। और हाँ, ज़्यादा सर पर न चढ़ा कर मेरे, वरना फिर मुझे भी बोलना आता है। गलत फहमी है तेरी। हाँ हाँ, सब पता है। चल तू अंदर जा, मैं दोस्तों को लेकर बाहर निकल रहा हूँ। उससे कह देना कि कॉलेज से आज देर से आएगा वो। असलम आंखों पर बाजू रखे यूं ही चित लेटा हुआ था। अपने चाहने वालों के असल रूप उसे लहू के आंसू रुला रहे थे। उसे कभी लगता जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। आज उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, और आज का ही दिन उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता और बदतरीन साबित हुआ था। अपने घर वालों के सर पर छांव रखने के लिए वो सारी ज़िंदगी कड़कती हुई धूप में जला था, और उनके तन को गर्म कर देने के लिए वो खुद कई दफ़ा निमोनिया का शिकार हुआ था। उसकी कुव्वत समात ने वापस लौटकर उसके ख्वाबों के खूबसूरत तस्वीर के पीछे छुपा हुआ हकीकत का भयानक चेहरा उस पर आश्कार कर दिया था। वो इनसे धोखा खा रहा था जिनके लिए दर बदर धक्के खाता फिर रहा था। ख़ास तौर से दोनों छोटे भाइयों के रवैये और लब व लहजे ने उसे बहुत तकलीफ़ दी थी। उसने अपनी आँखों के भीगते हुए गोशों को उंगलियों से पोंछा।
तो उसके मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई। आज उसे सिर्फ वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने आज मखसूस आवाज़ में रिंगटोन भी सुनी थी। असलम, मैं शाम को तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुम्हारी चोट का सुनकर बहुत फ़िक्रमंद हूँ। ये इम्तियाज़ का मैसेज था। इम्तियाज़ की तामीराती सामान की एक छोटी सी दुकान थी। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। दोनों की दोस्ती भी बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ी थी। वो दिल की हर बात एक दूसरे से कह दिया करते थे। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि एक जान और दो कालिब की तरह हो चुके थे। वो हर तरह एक दूसरे के काम आते। असलम को काम के लिए कुछ ख़रीदना होता तो इम्तियाज़ की ही दुकान से लेता। फारिग औकात में जब भी मौका मिलता तो दोनों बैठकर गपशप करते। चूँकि इम्तियाज़ की दुकान असलम के घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए कभी कभार छुट्टी वाले दिन इम्तियाज़ उसके घर आ भी जाता था। इम्तियाज़ का मैसेज पढ़कर उसके दुखी दिल को कुछ सहारा हुआ। उसने सोचा कि वो अपने दोस्त से अपने दिल का हाल बयान करेगा, उसको सारी बात बताएगा और उससे मशवरा लेगा कि आया वो अपने घर वालों को बता दे कि वो अब सुन सकता है या कुछ और देर मज़ीद खामोश रहकर इनके रवैयों को परखे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। असलम ने अपनी चाय ख़त्म कर ली, जबकि इम्तियाज़ हल्की हल्की चुस्कियों पर इक्तफ़ा कर रहा था और कारोबार की बदहाली और मौजूदा सियासत की तबाहकारियों का रोना रो रहा था। असलम बड़े ज़ब्त से उसके इशारों में कही जाने वाली बातों का जवाब दे रहा था। शाहीन भी पास बैठी गाहे बगाहे गुफ्तगू में हिस्सा ले लेती थी। असलम बेताब था कि शाहीन बाहर जाए तो वह इम्तियाज़ को सारी सूरत हाल से आगाह करे। उसे अभी तक बात करने का मौका नहीं मिला था। शाहीन बाहर जाने के लिए उठी थी। असलम ने भी उससे बात करने के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया। दिल की धड़कनें एक मर्तबा फिर तेज़ हुई। यकदम इम्तियाज़ ने मुस्कुराते हुए शाहीन की तरफ देखा और चाय के लवाज़िमात की तरफ इशारा करके बोला, प्राइस बॉन्ड कैश करवा लो। 30 लाख की रकम बहुत ज़्यादा है, संभाल कर रखना होगी। दुबई नौकरी के कागजात भिजवा दिए हैं। कब जान छुड़ा रही हो यार इससे। असलम एक लम्हे के लिए कुछ समझ नहीं पाया। फिर इम्तियाज़ ने उसको इशारे से बताया कि शामी कबाब और हलवा बहुत लजीज था। वो भाभी से उसकी तारीफ़ कर रहा है। जलता हुआ जहर में बुझा हुआ एक तीर जो था असलम के सीने के आर पार हो गया। नहीं नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती, ये यकीनन कोई ख्वाब था। उसने मुट्ठियाँ भींच कर जैसे खुद को जगाने की कोशिश की। उसकी पत्थर आंखें इम्तियाज़ पर ही मरकूज़ थीं, पर उसका वजूद, उसका जहन जैसे किसी समंदर में गोते खा रहा था। इसे लग रहा था कि वो दोबारा से बहरा हो गया है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कानों में इम्तियाज़ के अल्फाज की गूंज थी, कब जान छुड़ा रही हो इससे यार। इम्तियाज़ असलम की बदलती हुई कैफियत को तबीयत की ख़राबी से जोड़ रहा था। वो इसे लेट जाने का कहकर खुद सहन में लगे हुए वॉश बेसिन से हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। असलम भी आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर किचन से इम्तियाज़ की आवाज़ आ रही थी, बॉन्ड कहाँ रखा है तुमने? फ़िक्र न करो, बड़ी पक्की जगह रखा है। मेरा स्वेटर है सर्दियों का, उसकी जीप वाली जेब में है। फिर ज़रा रुक कर बोली, वही जो तुमने पिछली ईद पर दिया था मुझे बंद गले वाला। ये एक दिन इस बेचारे असलम के लिए इतना रंज और तकलीफ़ लेकर आया था कि दिल में दबी दबी खुशखबरी को तो वो जैसे भूल ही गया था। पर कुदरत गहरी और घटाटोप तारीकियों में से भी कभी कभी एक किरण नमूदार कर देती है। उस रात दुख के समंदर में गोते खाते खाते असलम मेमार की ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही लम्हा आया था। उस वक्त कुदरत ने मायूसी और दर्द के समंदर में गर्काब असलम को यकदम बाहर निकालकर एक वाज़ेह रोशनी की तरफ रहनुमाई की थी। सुर्ख और सूजी हुई आँखों में एक पुख्ता इरादे की चमक थी। हाँ, ये वही लम्हा था जब पहली दफ़ा उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा था और उसके मुतालिक एक अहम फ़ैसले पर पहुँच चुका था। गाहे बगाहे वो अपनी निगाहों के नम गोशों को उंगलियों की पोरों से साफ़ कर रहा था। ये दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने रब के शुक्र में बहाए गए आंसू थे। गुजरी हुई रात में वो उस जगह और उस घर को छोड़ आया था जहाँ मोहब्बत नहीं थी, बस ज़रूरत थी। ज़रूरत से जुड़े हुए मतलबी और मस्क शुदा रिश्ते थे। वो रात के पिछले पहर उठा और एक दुख भरी नज़र अपनी बेवफा बीवी और बदलिहाज भाई पर डाली और वहाँ से निकल आया। सिर्फ छोटा भाई नन्हा उसके साथ था। कोस्टर फर्राटे भरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां थी।
सुबह के चमकीले सूरज ने सीधी जाती शाहरा के चौड़े सीने को अपने सुनहरी रंग में रंग दिया था। कोस्टर में टेप रिकॉर्ड पर सूरह रहमान की तिलावत जारी थी, जिसे असलम आंखें बंद किए बड़ी महवियत से और मोहब्बत से सुन रहा था। अल्फाज जैसे उसके कानों के रास्ते रूह में उतर रहे थे। 1500 का गुमशुदा बाउंड उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था। जैसे सुनहरी शाहरा उसकी आंखों के सामने थी, वैसा ही ज़िंदगी गुजारने का एक सीधा रास्ता उसके सामने था। वो लाहौर से दूर पाकिस्तान के किसी और शहर, किसी और छत तले एक अलहदा ज़िंदगी गुजारने जा रहा था। एक ऐसी ज़िंदगी जिस पर उसके माजी का साया तक ना हो। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि जो नई नई कहानियाँ आने वाली है वो आप लोगों को वक्त पर मिल जाए। तो और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं, मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।